इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक आर्मी बेस में एक मुर्दा घर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि अपने असिस्टेंट को एक खास तरह के केमिकल की 200 बोतल्स को रिवर में खाली करने के लिए कहता है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि ये केमिकल खतरनाक है और अगर हमने इसे रिवर में डाल दिया तो ये उसमें रहने वाले जीवों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जो हेड साइंटिस्ट था वो उसकी बात नहीं मानता और उन 200 बोतल्स को रिवर में खाली करने का ऑर्डर दे देता है। इसलिए असिस्टेंट उसका कहना मानते हुए उन बोतल्स को रिवर में डाल देता है। खैर अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब 2 फिशरमैन नदी से मछलियां पकड़ रहे थे और इसी बीच उन्हें नदी में एक क्रीचर दिखाई देता है। वो क्रीचर छोटा तो था लेकिन उसके काफी सारे हाथ पैर थे। वो यहाँ पर समझ नहीं पाते कि आखिर ये छोटी चीज है क्या। वो छोटा क्रीचर काफी चालाक होता है। वो इनके हाथों से निकलकर वापस पानी में चला जाता है। खैर अब इसके बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसका नाम गैंगडू था। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। गैंगडू थोड़ा सीधा साधा और डम्ब था। वो छोटी मोटी गलतियां किया करता था। वो थोड़ा लापरवाह भी था। गैंगडू की एक बेटी भी होती है जिसका नाम लियोनसी था। गैंगडू अपनी बेटी हियोनसी से बहुत प्यार किया करता था। वो उसका काफी ख्याल रखता था। हियोनसी अपने फादर से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है और गैंगडू भी अपनी बेटी को फोन दिलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। हियोनसियो के दादा भी थे जो कि उसका काफी ख्याल रखते थे। खैर अब गैंगडू अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा होता है तभी उसके फादर गैंगडू के पास आते हैं और कहते हैं कि कस्टमर्स को जाकर बियर देकर आओ। अब गैंगडू बियर लेकर अपने कस्टमर्स के पास जाता है। यहाँ पर उन लोगों को ब्रिज पर एक मछली जैसा कोई क्रीचर नजर आता है जो कि थोड़ी देर में उन लोगों के पास आ जाता है। अब गैंगडू सहित बाकी सभी लोग उस क्रीचर पर बियर फेंकने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें काफी अच्छा लग रहा था इसीलिए वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गैंगडू देखता है कि वो क्रीचर पानी से बाहर आ गया है और बाहर आकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब लोगों का इस तरह से शिकार होता देखकर गैंगडू भी बहुत डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है लेकिन गैंगडू एक साइन बोर्ड उठाकर उस क्रीचर की पूंछ पर मारता है जिससे उस क्रीचर की पूंछ से खून निकलने लगता है और वो खून गैंगडू के फेस पर भी लग जाता है। ये मॉन्स्टर यहाँ पर एक आदमी को निगल रहा था। अब ये देखकर गैंगडू यहाँ से डर कर भाग जाता है। दूसरी तरफ गैंगडू के फादर और उसकी बेटी गैंगडू की सिस्टर की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे। गैंगडू की सिस्टर जो कि क्रॉसबो में एक्सपर्ट थी वो सेमीफाइनल में हार जाती है। ये देखकर हियोनसियो उदास हो जाती है और बाहर आ जाती है। लेकिन तभी गैंगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब इनके पीछे पड़ गया था। भागते हुए हियोनसियो नीचे गिर जाती है लेकिन गैंगडू उसका हाथ पकड़ लेता है और ये फिर से भागने लगते हैं। जब गैंगडू पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ रखा है और तभी वो मॉन्स्टर हियोनसियो के पास आता है और उसे अपनी पूंछ में फंसाकर रिवर के अंदर ले जाता है और गैंगडू अपनी बेटी को ले जाते सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब जिन लोगों ने भी उस क्रीचर को देखा था उन्हें एक खास जगह पर बंद कर दिया जाता है और मिलिट्री और पुलिस उस सभी एरिया को सील कर देती है। हॉल में उन सभी लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाकर मार डाला, यानी कि उन्हें खा लिया। उन सभी पिक्चर्स में से एक पिक्चर हियोनसियो की भी थी जिसे देखकर उसके पिता और उसके दादाजी काफी दुखी हो जाते हैं। और वहीं पर गैंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं। गैंगडू का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि अगर वो गलती से उस दूसरी बच्ची का हाथ ना पकड़ता तो आज वो जिंदा होती। अब तभी यहाँ पर एक येलो कॉस्ट्यूम पहना एक आदमी आता है। वो इन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब गया है या उस मॉन्स्टर से टच हुआ है तो वो अपना हाथ उठाए। तब गैंगडू अपना हाथ खड़ा कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का खून मेरे चेहरे पर लग गया था। अब इसलिए गैंगडू को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें भी वही वायरस आ गया होगा जो कि उस मॉन्स्टर में है। खैर अब हम देखते हैं कि गैंगडू की फैमिली और वो सभी लोग जिन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा था वो डॉक्टर्स के अंडर थे। और रात में गैंगडू को किसी की कॉल आती है और जब वो कॉल रिसीव करता है तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी हियोनसियो की थी। हियोनसियो अपने फादर से कहती है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, जिस पर गैंगडू से पूछता है कि बेटा तुम अभी कहाँ पर हो। वो कहती है कि मैं ब्रिज के एक नाले में हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी कई सारे लोग हैं। अब ये सुनकर गैंगडू और उसकी फैमिली काफी खुश हो जाती है क्योंकि हियोनसियो अभी जिंदा थी। खैर अब अगले दिन ये लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं जिस पर पुलिस वाला कहता है कि गैंगडू की बॉडी में उस मॉन्स्टर का वायरस तेजी से फैलता जा रहा है इसलिए ये पागल होता जा रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। लेकिन गैंगडू के फादर का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त होता है जिसकी मदद लेकर ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ कुछ गन्स और वेपन्स ले लेते हैं और कुछ जरूरी सामान भी। खैर अब ये लोग चेकिंग एरिया से आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता क्योंकि आगे के एरिया में जाने के लिए इन्हें आईडी कार्ड्स की जरूरत थी जो कि इनके पास था नहीं। इसलिए गैंगडू के फादर उससे वो पैसे ले लेते हैं जो कि गैंगडू ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन खरीदने के लिए बचाए थे।
गेंगडू के फादर वो पैसे उस पुलिस ऑफिसर को दे देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना, इस बार तो हम अपना आईडी कार्ड भूल आए हैं, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस येलो कॉस्ट्यूम वाले आदमी को भी अपना शिकार बनाकर उसी नाले में लाकर रख देता है और वो यहाँ पर इन लोगों को इसीलिए जमा कर रहा था ताकि जब उसे भूख लगेगी तब वो इन्हें एक एक करके खा लेगा। और वो मॉन्स्टर ह्यूनसियो को भी यहीं पर लाया था, लेकिन जब वो उसे यहाँ लेकर आया था तब ह्यूनसियो वहाँ पर बने एक छोटे से पाइप में छिप गई थी और ह्यूनसियो ने उन्हीं आदमियों में से एक का मोबाइल फोन लेकर अपने फादर को इन्फॉर्म किया था कि वो जिंदा है। खैर अब हम उसी दिन शाम में उस ब्रिज के नीचे दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों भाई खाने का सामान चुराने के लिए गेंगडू की शॉप पर आए थे और ये दोनों जितना हो सके खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत गरीब थे और इनका कोई घर भी नहीं होता, इसलिए ये लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ से खाना चुरा कर जा रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों भाइयों में से एक को मार देता है और छोटे भाई सीजू को अपने साथ ले जाता है। ये मॉन्स्टर उसे भी अपनी जगह पर लाकर रख देता है। जब वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है तो ह्यूनसियो यहाँ पर आकर देखती है कि लड़का तो अभी जिंदा है। ह्यूनसियो से उसका नाम पूछती है, वो बताता है कि मेरा नाम सीजू है। फिर हम देखते हैं कि गेंगडू और उसकी फैमिली के बाकी लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं और वो खाना खाकर यहाँ पर सो जाते हैं। ये लोग काफी दुखी लग रहे थे। खैर अब अगली सुबह जब गेंगडू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो इनकी दुकान के बाहर ही खड़ा है। ये देखकर गेंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर इनकी शॉप पर अटैक करके उससे पलट देता है। अभी सभी लोग बाहर आकर उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी गोलियां खत्म होती जा रही हैं। खैर अब वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है और गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इन्हीं की तरफ आ रही थी, इसीलिए ये लोग रिवर की दूसरी साइड चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। अब गेंगडू के फादर यहाँ पर उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें कि अभी भी एक गोली थी। अब गेंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तभी गेंगडू के फादर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। अब गेंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि गन में एक भी गोली नहीं है। अब गेंगडू को भी ध्यान आता है कि गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, उसमें कोई भी गोली नहीं थी। वो मॉन्स्टर गेंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। गेंगडू अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर तो अब मर चुके हैं। अब अपने फादर को खोकर गेंगडू बहुत दुखी हो जाता है, वो यहाँ पर रोने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, इसलिए गेंगडू अपनी सिस्टर और भाई से यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन गेंगडू अपने फादर को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अब इसीलिए गेंगडू को पुलिस पकड़कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ गेंगडू का भाई अपने एक दोस्त से मिलता है और कहता है कि ह्यूनसियो के कॉल को ट्रेस करो, इसलिए वो कॉल ट्रैकर गेंगडू के भाई की मदद करता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस ट्रैकर ने अपने दोस्त यानी गेंगडू के भाई के साथ एक ट्रिक की है, यानी कि धोखा दिया है। दरअसल पुलिस ने गेंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने के लिए इनाम रखा था, इसलिए उस कॉल ट्रैकर ने इन्हें पकड़वाने के लिए चाल चली। इसके बाद वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है जहाँ पर पुलिस और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर्स थे और वो सभी लोग गेंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे क्योंकि ये सभी अपना इनाम पाना चाहते थे और इनाम पाने के लिए वो कॉल ट्रैकर गेंगडू के भाई को यहाँ तक लेकर आया था। वो सभी लोग यहाँ से बाहर आते हैं और गेंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब चूंकि गेंगडू के भाई को ह्यूनसियो की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खराब करके यहाँ से भाग जाता है। गेंगडू का भाई अपनी सिस्टर को भी ह्यूनसियो की लोकेशन सेंड कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गेंगडू को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसे यहाँ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था, लेकिन गेंगडू यहाँ पर समझदारी दिखाता है। वो यहाँ पर इन डॉक्टर के ट्रैप से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर ह्यूनसियो जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रही थी कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, तो वहाँ पर गेंगडू की सिस्टर उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए वहाँ तक पुल के नीचे पहुँच जाती है अपना क्रॉसबो लेकर, और ये वही जगह थी जहाँ पर ह्यूनसियो थी। लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर गेंगडू की सिस्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ह्यूनसियो और वो छोटा बच्चा मिलकर कपड़ों की एक रस्सी बनाते हैं। वो उस कपड़े की रस्सी को ऊपर लगी एक लोहे की जाली पर फेंकते हैं, लेकिन वो रस्सी छोटी रह जाती है जिससे ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अब इसके बाद गेंगडू का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे एक होमलेस आदमी भी मिलता है। अब गेंगडू का भाई उस होमलेस आदमी के साथ मिलकर एक पेट्रोल बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। अब गेंगडू को भी ह्यूनसियो की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसीलिए वो उस नाले को ढूंढ लेता है जहाँ पर ह्यूनसियो थी। लेकिन उस वक्त ह्यूनसियो और वो छोटा बच्चा सीजू उस मॉन्स्टर के मुंह में थे। वही हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस और डॉक्टर्स ने गेंगडू के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों किया, और तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है जिससे वो लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर गेंगडू और उसके भाई बहन भी आ जाते हैं।
अब साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक गैस बनाई थी। वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पर छोड़ते हैं, जिसे सूंघकर वो मॉन्स्टर लड़खड़ाने लगता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जिसके बाद गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसियो और उस छोटे बच्चे सीजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि ह्यूनसियो मर चुकी थी, लेकिन वो छोटा बच्चा सीजू अभी जिंदा था। अब इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उठकर इन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो होमलेस आदमी बहुत सारा पेट्रोल उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और गैंगडू की सिस्टर अपनी कमान पर एक आग वाला तीर लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है, जिससे उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। इसीलिए मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर पानी की तरफ भागता है। लेकिन तभी सामने से गैंगडू आ जाता है और वो एक रोड उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब गैंगडू उस मॉन्स्टर को तो मार देता है, लेकिन इस बीच उसने अपने दो सबसे खास और सबसे प्यारे लोग, अपनी बेटी और अपने फादर को खो दिया था। अब क्योंकि सीजू भी अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए गैंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। अब गैंगडू जो कि काफ़ी समझदार और एक अच्छा इंसान बन गया था, इसीलिए वो अपनी शॉप को भी अब काफ़ी अच्छे से चलाता था और वो सीजू से भी इसी तरह से प्यार करता था जैसे वो उसका खुद का बेटा हो। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।